नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड आज बात करेंगे जेडीयू की, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा है नीतीश कुमार ने सभी से मुलाकात की है, सभी विधायकों से, सांसदों से, विधान पार्षदों से, एक एक करके 1 to 1 सभी को समय दिया गया और बुलाया गया। सभी से लगभग 15-20 मिनट की मुलाकात हुई और सभी से उनके क्षेत्र के बारे में जाना गया। महागठबंधन को लेकर लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में जानकारी ली गई और कितनी समस्या है, क्या अधिकारियों को कहना है, किस काम को करने से क्षेत्र में और प्रसन्नता होगी, काम जो अटके हुए वो जल्द से जल्द पूरे करा लिए जाए। ये नीतीश कुमार की प्राथमिकता रही है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट गणेश मौजूद हैं। अगले साल जो लोकसभा के चुनाव होने हैं जेडीयू में, क्योंकि नीतीश कुमार सब कुछ भांपते हैं, सब कुछ देखते हैं, सब समझते हैं। आपको लगता है टिकटों की बात जब होगी अगले साल, जेडीयू में भी पिछली बार जब हमने देखा था 17 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ी थी, उस वक्त एनडीए के साथ थी और उसमें से 16 सांसद जो है वो जीतकर आ गए थे, 16 जो कैंडिडेट थे वो एमपी बन गए। क्या इस बार भी उन सभी को टिकट मिलना तय है या टिकटों के मामले में कुछ का टिकट कटेगा भी? ऐसी संभावनाएं तो दिखती है। देखिए आलोक, नीतीश कुमार चुनावी मोड में आ गए हैं और मुझे नहीं लगता है कि कोई उलटफेर फिर से होने जा रहा है। अब नीतीश कुमार के मन में क्या अंतिम रूप में तो वही जानते हैं, लेकिन हालात ऐसे नहीं लग रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटने जा रहे हैं। गठबंधन यही रहने जा रहा है। गठबंधन यही रहने जा रहा है। देखिए, टिकट कटने और टिकट मिलने की बात करने के पहले इस बात को समझना आवश्यक है कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसे होगा। देखिए, 2019 में नीतीश कुमार एनडीए में थे, तब 17-17 मतलब बराबरी से 17 बीजेपी, 17 जेडीयू और 6 सीटों पर एलजेपी ने चुनाव लड़ लिया था। अब देखिए, महागठबंधन है और इसमें 6 पार्टियां शामिल हैं और बिहार में केवल 40 सीटें हैं। ठीक है ना। 2 बड़ी पार्टियां हैं, आरजेडी और जेडीयू। तो पहले यह तय होगा कि दोनों आपस में कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या आपको लगता है 17-17 34 शेष 6 सीटें, इनमें कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों का समायोजन भी हो जाएगा? फिर क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जो 16 सिटिंग सीटें हैं उससे कम पर चुनाव लड़ने को तैयार होंगे? क्या आपको लगता है कि आरजेडी जो बड़ी पार्टी है वह 17 सीटों से भी कम पर चुनाव लड़ने को तैयार होगी? देखिए, कहने वाले कहते हैं कि सीटों का बंटवारा एक टेढ़ा काम है, लेकिन कुछ बातें दोनों नेताओं में, मतलब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में, या यूं कहें कि नीतीश कुमार और लालू यादव में हो चुकी है और उसी के आधार पर फार्मूला निकलेगा। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए यह संभव है कि जेडीयू को कुछ सीटें अधिक दे दी जाए आरजेडी की तुलना में, लेकिन तभी इस बात का भी ऐलान हो जाएगा कि 2025 में जब बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे तो आरजेडी जेडीयू से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगा। ठीक है ना। नीतीश कुमार यह कह ही चुके हैं कि आगे की राजनीति तेजस्वी यादव के हाथों में है, तो इस बात का ऐलान भी हो सकता है। लेकिन सीटें चाहे जितनी जेडीयू के खाते में जाए, 16 या 17, वहां समायोजन या यूं कहें कि टिकट फिर से लेना, टिकट हासिल करना एक बड़ी चुनौती होगी। देखिए, अब कैसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वहां एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। 16 सीटें तो जीती हुई हैं, 1 सीट अररिया में चुनाव हार गए थे। नीतीश कुमार का जो चेहरा है, वह चेहरा नीतीश कुमार स्वयं भी मानते हैं कि वे मुसलमानों के खिलाफ नहीं रहे, मुसलमानों की रक्षा के लिए उन्होंने काम किया। बिहार में हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद उन्होंने नहीं होने दिया। 2019 में बीजेपी ने किसी मुस्लिम को नहीं लड़ाया था। एलजेपी से चौधरी महबूब अली कैसर खगड़िया से लड़े थे, वो भी एनडीए से मतलब एलजेपी से। लेकिन नीतीश कुमार ने अररिया में उम्मीदवार बनाया था मुसलमान को। तो देखिए, 2024 में यह बात तय मानिए कि अररिया की सीट जो है वह आरजेडी के खाते में जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार की हारी हुई सीट है और वह परंपरागत सीट है तस्लीमुद्दीन के फैमिली की। ठीक है। तस्लीमुद्दीन के एक बेटे बिहार सरकार में मंत्री बन चुके हैं, ओवैसी की पार्टी से जीते थे, जब आरजेडी में आए तो मंत्री बन गए। लेकिन दूसरे बेटे अभी भी पैदल हैं, जो पहले सांसद भी रहे हैं। ठीक है। तो वह सीट जाएगी आरजेडी के खाते। अररिया या किशनगंज? अररिया। ठीक है ना। किशनगंज में तो जावेद ही है ना, तो अररिया की सीट। अब इस बात को समझिए कि जब अररिया की सीट चली गई तो नीतीश कुमार जो यह मानते हैं कि मेरे साथ मुसलमान हैं,
भले रहें न रहें, देखिए हमने यह देखा है कि 2020 के चुनाव में मुसलमानों को नीतीश कुमार को वोट देने में थोड़ी परेशानी थी, बहुत परेशानी थी कह सकते हैं। लेकिन यदि आप 2010 और 2015 के विधानसभा चुनाव देखेंगे तो मुसलमानों ने नीतीश कुमार को वोट दिया था। 2010 में बीजेपी के साथ रहते हुए नीतीश कुमार को मुसलमानों का वोट मिला था। तो नीतीश कुमार यह अवसर नहीं गंवाएंगे कि उन्हें जो सीटें मिलेगी बंटवारे के तहत उसमें कोई भी मुसलमान खड़ा न करे। लेकिन कहाँ से खड़ा करेंगे, यह भी एक सवाल है। देखिए मुझे तो यह लगता है कि मुसलमानों की उम्मीदवारी कम होगी पूरे महागठबंधन में, क्योंकि लड़ाई कहीं मुसलमान बनाम जय श्री राम न हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। साइड इफेक्ट से बचने के लिए महागठबंधन भी फैसला ले सकती है, ठीक है ना। अब देखिए दावेदारी की बात कर लीजिए। सिवान में अभी तो जेडीयू के ही सांसद हैं, जेडीयू की ही सांसद है कविता सिंह, लेकिन उनकी पहचान अजय सिंह के रूप में है, उनके पति के रूप में। तो अजय सिंह और कविता सिंह को लेकर 2024 में सस्पेंस भी है थोड़ा सा कि कहीं वे जय श्री राम न बोल दें, ठीक है ना, क्योंकि वो मुरेठाधारी हैं भी, भगवाधारी हैं भी, तो यह कंफ्यूजन है। लेकिन सिवान की सीट अब किसके हिस्से में रहेगी, आरजेडी के हिस्से में रहेगी या माले के हिस्से में जाएगी? क्योंकि आपको पता है कि आरजेडी ने वहाँ हमेशा शहाबुद्दीन और उनकी फैमिली को लगाया है। यह भी आपको पता है कि इन दिनों शहाबुद्दीन के परिवार से बहुत अच्छे रिश्ते नहीं चल रहे हैं। आपने देखा कि अभी 2 दिनों पहले चिराग पासवान जाकर मिले हैं हिना साहब और ओसामा साहब से। हाँ, हिना साहब और ओसामा साहब से, और जो ओवैसी की पार्टी के नेता हैं वे भी मिलते रहते हैं, ठीक है ना। तो सिवान में मुसलमानों की दावेदारी बनती है महागठबंधन के सीट के लिहाज से, शिवहर में दावेदारी बनती है। तो शिवहर में अब दावेदारी लवली आनंद की भी है। आनंद मोहन जब जेल से आज़ाद हुए हैं तो उनकी नज़रें शिवहर में और वैशाली में टिकी हुई है। वैशाली को लेकर भी चर्चा है। हाँ, वैशाली को लेकर भी चर्चा है। तो शिवहर में देखिए लालू प्रसाद के बहुत करीब रहते हैं फैसल अली, उन्हें लगता है कि उन्हें टिकट कौन मना कर देगा, ठीक है ना। तो फिर जेडीयू कहाँ से? अब आप चर्चा करेंगे अली अशरफ फातमी कूद फान कर रहे हैं दरभंगा के लिए। तो अब देखिए यदि आप समीकरणों को देखेंगे, जातीय समीकरण को, तो सबन उम्मीदवारों को भी साधना नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि देखिए जब 2019 में जब नीतीश कुमार ने टिकट दिए 17, तो उनमें सिर्फ 2 सबन थे, ललन सिंह मुंगेर से और कविता सिंह सिवान से। दोनों ने जीत हासिल की, किसी ब्राह्मण को नहीं मिला, ब्राह्मण दे दिया गया बीजेपी के खाते में। गोपाल जी ठाकुर चुनाव जीते, अश्विनी चौबे चुनाव जीते। तो अब इन सारे समीकरणों को साधना होगा। आप इस बात को समझिए, आरजेडी को ब्राह्मणों से कोई बहुत मतलब नहीं रहता है। उनकी पार्टी के नेता कह देते हैं कि ये तो विदेशी हैं, मूलवासी हैं ही नहीं। तो ब्राह्मण को भी साधना है। और दरभंगा की ही बात कर लें तो संजय झा जो बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री हैं, उन्होंने पूरी तैयारी 100% नहीं, 200% नहीं, 500% कर रखी है। संजय झा ही लड़ना चाहते हैं, नहीं लड़ेंगे तो उनका मूड खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को समझना होगा। लेकिन ब्राह्मण 2 प्रबल दावेदार हैं। जेडीयू क्या 2 ब्राह्मणों को टिकट दे पाएगा? देवेश चंद्र ठाकुर बिहार विधान परिषद के सभापति हैं, वे भी सीतामढ़ी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और आपको पता है कि सीतामढ़ी में जो मौजूदा सांसद हैं वे भी जेडीयू के हैं, ओरिजिनल जेडीयू के नहीं हैं। सुनील कुमार पिंटू हैं, आपको पता है उनको लेकर काफी सारी चर्चाएं भी होती हैं। नहीं, देखिए 2019 भी याद कीजिए ना, वहाँ टिकट एक डॉक्टर साहब को दिया गया था, जो टिकट उन्होंने वापस कर दिया था नॉमिनेशन से पहले। अचानक सुनील बहुत सारी चर्चाएं, भाजपा से बुलाया गया, भाजपा से वापस लिया गया। मुझे याद है ललन सिंह ने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि सुनील पिंटू ही उम्मीदवार होंगे। ललन सिंह ने किया था कि आसिफ सिंह ने किया? ललन सिंह ने किया। चल ठीक है, ललन सिंह ने किया था। तो सुनील कुमार पिंटू को लेकर एक चर्चा यह चलती रहती है कि वे घर वापसी कर सकते हैं बीजेपी में, लेकिन टिकट की गारंटी हो तो। क्योंकि सीतामढ़ी को लेकर बीजेपी के भीतर भी चर्चा है कि नित्यानंद राय जो हैं वह उजियारपुर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, वे वैशाली या सीतामढ़ी जाना चाहते हैं। देखिए वहां उनकी मर्जी चलेगी, ठीक है ना। वे जहां से चाहे, भाजपा में इतनी ताकत नित्यानंद राय की है कि वे वैशाली से चाहेंगे तब चुनाव लड़ लेंगे और वे सीतामढ़ी से चाहेंगे तो चुनाव लड़ लेंगे। तो अभी हम ब्राह्मणों की बात कर रहे थे, तो नीतीश कुमार को मुसलमानों के अलावा ब्राह्मण को भी टिकट देना है।
तो 16 तो हैं ही, 17 पर लड़े थे, किसका टिकट काटेंगे, यह एक बड़ी चुनौती है। फिर देखिए आप भूमिहारों की ही बात कर लीजिए, आरजेडी को भूमिहारों से बहुत मतलब नहीं, ठीक है ना। अब A to Z की बात की जा रही है, इसमें कहीं कोई सीट दे दें। नीतीश कुमार ने भी 2019 में नए नए प्रयोग किए थे, अपने जदयू उम्मीदवार के तौर पर सिर्फ ललन सिंह को लड़ाया था। जहानाबाद की सीट जो भूमिहार मानते थे कि एकदम बिल्कुल मेरी ही सीट है, वहाँ नया प्रयोग हो गया और प्रयोग सफल भी हो गया। चंदेश्वर चंद्रवंशी को वहाँ उम्मीदवार बनाया गया जो अति पिछड़ी जमात से आते हैं, तो वहाँ वे चुनाव भी जीत गए। लेकिन बिहार के भूमिहार आरजेडी को मतलब नहीं होगा, कांग्रेस के पास सीटें कम होंगी, हाँ, तो क्या जेडीयू सिर्फ एक भूमिहार को लड़ाकर बिहार के भूमिहारों का विश्वास जीत पाएगा? यह एक बड़ी चुनौती होगी, ठीक है ना, क्योंकि भूमिहार कई क्षेत्रों में मानते हैं कि यहाँ वर्चस्व है। जैसे कह रहे हैं कि यदि आपने जहानाबाद ले लिया है तो नवादा तो दे ही दीजिए, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हो रही है, तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा। और परेशानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। देखिए 16 जो हमने कहा, 2 तो सबन, बाकी 14 पिछड़े और अति पिछड़े। उनमें भी 2 यादव हैं, दिनेश चंद्र यादव मधेपुरा से, हाँ, और गिरिधारी यादव बांका से। तो मधेपुरा कहा जाता है रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। आरजेडी क्या मधेपुरा की सीट छोड़ने के लिए तैयार होगी? फिर पप्पू यादव कहाँ लड़ने जाएंगे यदि वे महागठबंधन के करीब आ रहे हैं? क्या पूर्णिया को लेकर भी कई चर्चाएं हैं। संतोष कुशवाहा जो मौजूदा सांसद हैं पूर्णिया के, उनके बारे में कहा जा रहा था कि उनके मन में संशय है कि वे इधर से लड़ें या उधर से लड़ें। लेकिन लड़ेंगे, वे इधर से लड़ें या उधर से लड़ें, इसमें संशय है। लेकिन मुझे कुछ दिनों पहले संतोष कुशवाहा ने कहा था कि नहीं, मैं महागठबंधन का ही उम्मीदवार होऊंगा, क्यों हम बीजेपी की ओर जाएंगे। 2014 में जब बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां थी, जेडीयू अकेले लड़ रहा था, तब भी हमने चुनाव जीत कर दिखाया है। तो देखिए पूर्णिया की स्थिति क्या है, इसको भी समझिए। पूर्णिया में कुशवाहा मत बहुत नहीं है। 2014 में जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर वह जदयू जो अकेले चुनाव लड़ रही थी, संतोष कुशवाहा इसलिए जीत गए थे क्योंकि तब वहां हवा बीजेपी के पप्पू सिंह को हराने के लिए थी। जो सामाजिक समीकरण है वहां, मैं अभी लगातार फीडबैक ले रहा था कि पूर्णिया में 4.5 लाख के करीब मुसलमान वोटर हैं, फिर उसके बाद गंगोता हैं, उसके बाद यादव हैं, और कुशवाहा तो बहुत ही कम है। तो जो महागठबंधन 1 लाख है कि 1 लाख से भी कम है? 1 लाख से भी कम है। तो जो महागठबंधन का समीकरण है उसमें संतोष कुशवाहा शायद फिर से चांदी देख रहे हैं। तो देखिए जब हम कुशवाहा की बात करते हैं तो कई कुशवाहा सांसद हैं। वाल्मीकि नगर से सुनील महतो, आप काराकाट से महाबली सिंह, और इसके अलावा संतोष कुशवाहा पूर्णिया से। देखिए किसी कुशवाहा नेता को टिकट से वंचित करना नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। लेकिन वहां उम्मीदवार कौन सामने होता है, यह देखने की बात होगी। इस चुनाव में देखिएगा जब उम्मीदवारों की घोषणा हो रही होगी तो दोनों पार्टियां देर करेगी, जासूस लगाए रखेगी एक दूसरे के यहाँ, क्योंकि यह आम सहमति बन रही है कि जात के खिलाफ जात नहीं लड़ाना है, ठीक है ना। तो देखिए अब उपेंद्र कुशवाहा जो कुशवाहा जाति के सबसे बड़े नेता हैं, एनडीए के साथ जा चुके हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है राष्ट्रीय लोक जनता दल। उन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि हम लड़ेंगे काराकाट से। अब देखना जेडीयू को ये है कि काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा के सामने क्या महाबली सिंह लड़ पाएंगे। तो देखिए 2014 में महाबली सिंह चुनाव हार गए थे, उपेंद्र कुशवाहा रालोसपा से जीत गए थे। लेकिन 2015 में महाबली सिंह विधानसभा का भी चुनाव हार गए, और 2019 में उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को हरा दिया। लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से सामाजिक समीकरणों को साधा है, सोशल इंजीनियरिंग की है, इसमें यह माना जा रहा है कि काराकाट में किसी राजपूत को न लड़ाया जाए, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ राजपूत प्रभावी रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि काराकाट में सबसे अधिक कुशवाहा ही हैं, इसलिए यादव और राजपूत समीकरण बैठाने को लेकर, क्योंकि आरा की सीट मानी जाती है कि माले के खाते में जा सकती है। 2019 में आपको याद होगा कि वहाँ राजू यादव को लड़ाया गया था,
तो ये सारे समीकरण जो हैं वह समझने की बात है। और अब देखिए जो दलित सीट है वहाँ भी नीतीश कुमार, गया में क्या विजय मांझी रिपीट किए जाएंगे, देखने की बात है। और कई सांसद ऐसे हैं, देखिए बीजेपी वाले बार बार कहते हैं कि जदयू के कई सांसद हमारे दरवाजे पर खड़े हैं। इस बात में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि जदयू के कई सांसद टूटेंगे, लेकिन जब संसद का आखिरी सत्र हो जाएगा, शीतकालीन सत्र हो जाएगा, तब ये टूटेंगे, क्योंकि तब टिकट का मौसम आ जाएगा। ठीक है ना। अब कटिहार में देख रहे हैं तारिक अनवर की दावेदारी बहुत तेज है। कांग्रेस वाले वे कोई भी चुनाव बहुत कम मतों से हारते रहे हैं, तो दुलालचंद गोस्वामी क्या करेंगे। भागलपुर को लेकर बहुत चर्चाएं हैं, भागलपुर के उम्मीदवार को लेकर, भागलपुर के सांसद को लेकर। तो ये सारी परिस्थितियां हैं। पहले सीटों का बंटवारा, जदयू को सीटें कितनी, और इसके बाद बहुत सारे परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेंगे। देखिए, परिवर्तन जेडीयू के भीतर बहुत दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि परिस्थितियां जैसी होंगी वैसे ही नीतीश कुमार फैसला भी लेते हैं। कई सारे उम्मीदवारों का टिकट कटेगा, कई सही में इधर से उधर जाएंगे, तो कई उधर वाले इधर भी आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी होगा, ये भी देखने को मिलेगा। तो बहुत सारा अभी जो सीन है वो देखना रह गया है। अभी तो मैच शुरू नहीं हुआ। महागठबंधन इंटैक्ट रहा ना, तो उम्मीदवारों का आदान प्रदान भी होगा। ठीक है, सीट आपकी, उम्मीदवार मेरा, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारे कुछ अभी दृश्य देखने बाकी हैं, लेकिन चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि तैयारियां शुरू कर दी हैं महागठबंधन ने भी, एनडीए की ओर से भी, और दोनों की ओर से आह्वान हो चुका है लड़ाई का। लड़ाई तो हम लड़ेंगे। आप लाइव के साथ बने रहें। देखिए, अभी दूसरे चरण की बड़ी बैठक होनी है 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में। उन खबरों से भी आपको अवगत करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।